लखनऊ के मोहित पांडे मौत केस में जो बवाल मचा है वो आपको बताएंगे, लेकिन अपडेट ये मिल रहा है पुलिस हिरासत में मौत का मामला उलझ गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत का खुलासा नहीं हो सका है। पोस्टमार्टम में मौत की वजह अब तक साफ नहीं है कि मौत कैसे हुई है। अब विसरा जांच कराएगी यूपी पुलिस और उसके बाद मौत की वजह जो है वो साफ होगी। तो सवाल तो उठ रहे हैं यूपी पुलिस की कार्रवाई पर, और मोहित पांडे जो कि लॉकअप में था, कस्टडी में था और कस्टडी में उसकी मौत हो गई। अब सवाल यह है कि पोस्टमार्टम में मौत की वजह का खुलासा नहीं हो पाया है, तो कैसे हुई मौत, ये बड़ा सवाल है। और मृतक मोहित पांडे के परिवार से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। परिवार को 10 लाख की आर्थिक सहायता का ऐलान सीएम की ओर से किया गया है। देखिए तस्वीरें आ गई हैं। मृतक मोहित के परिवार को एक घर देने का भी ऐलान किया गया है सीएम योगी की ओर से। पुलिस कस्टडी में मोहित पांडे की मौत हुई थी। और लखनऊ केस में पुलिस पर परिवार के गंभीर आरोप लग रहे हैं। किसी नेता के कहने पर मोहित को पीटा गया, ये कहना है। पुलिस वालों ने पीट कर हत्या की है। खुद को बचाने के लिए अस्पताल ले गई पुलिस, ये कहा जा रहा है। परिजन लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किसी नेता के कहने पर ये सब किया गया है, मोहित को पीटा गया है पुलिस के जरिए। और आपको मोहित के परिवार वालों का बयान सुनवाते हैं। ले जाओ, जैसे उस मेरे भाई को मार दिया, मुझे भी मार दो, हत्या कर दो, जैसे करी उसकी पीट के, यही तो करोगे, यही तो लोग। और हमारे सहयोगी विपिन चौबे इस वक्त और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विपिन, ये मामला तूल बहुत पकड़ चुका है। योगी आदित्यनाथ से भी परिवार वालों ने मुलाकात की है, लेकिन परिवार प्रोटेस्ट कर रहा है। क्या मांगे हैं उनकी, क्या कह रहा है परिवार? देखिए निधि, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 16 दिनों में 2 पुलिस कस्टडी में मौत सबको चौंकाती है। और हालात इससे यह पता चलता है अगर देश प्रदेश की राजधानी में हालात ऐसे हैं तो बाकी जिलों में जो सुदूर इलाके हैं, जो पिछड़े इलाके हैं, जहां पर मीडिया भी नहीं पहुंच पाती, ऐसे जिलों में, ऐसे तहसीलों में, थानों में स्थिति क्या होगी। इस वक्त मैं लखनऊ के विभूति खंड के उस इलाके में मौजूद हूं जहां पर वो परिवार रहता था और मेरे साथ मोहित पांडे की मां, मोहित पांडे की पत्नी और मोहित पांडे के वो 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे जो पिता को पिछले 3 दिन से तलाश रहे हैं। और इन मासूमों के चेहरे को, इन पे इनकी मायूसी देखिए और उसके जरिए आप समझ सकते हैं कि कितना दुख, कितनी वेदना ये परिवार झेल रहा है। थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करके परिवार लौटा है। मां है, पत्नी है, छोटे छोटे बच्चे हैं। एक बार इनसे जान लेते हैं कि क्या है पूरा मामला। माता जी, मुख्यमंत्री से आपकी मुलाकात हुई, आपके बेटे को मार दिया गया, कई तरह के आप आरोप लगा रहे हैं, क्या कहा गया मुख्यमंत्री की तरफ से मुलाकात में, किस तरह की मदद आपको दी गई है? कह रहे हैं मदद तुमको मिलेगी। हाँ। मदद मिलेगी तुमको, मदद करेंगे हम तुम्हारी। बताए एक आवास देंगे, 10 लाख रुपया देंगे, बच्चों को पढ़ाई देंगे और बिजनेस तुम्हारा करवाएंगे, जो करना चाहोगे। आरोपियों पर कुछ कार्रवाई की मांग की? हाँ करें मैं कि उनको जल्दी जल्दी पकड़ा जाए, जल्दी जल्दी पकड़ा जाए उनको। क्या सजा चाहती हैं आप उनके लिए? सजा उनका जीवन कारा हो, जीवन कारा हो, मतलब आजीवन कारावास? हाँ जीवन कारा हो। क्या हुआ था ये बताइए, उस दिन क्या हुआ था, क्या मैटर था? लोग बता रहे कि 500 रुपए के लिए मार दिया। 500 रुपए का विवाद था, क्या था पूरा विवाद? नहीं बता सकते हैं। आप जब अस्पताल पहुंची तो क्या देखा आपने? वहाँ अस्पताल में तो हम बस हमको मिट्टी मिली है। हाँ। मतलब डेड बॉडी मिली आपको? बस। क्या कह के गए थे घर से? कौन आया था बुलाने के लिए उनको? फोन आया था वहीं से। क्या कहा गया? उनके बड़े भाई ने किया था। हाँ। हमारे हस्बैंड के बड़े भाई ने फोन किया हमारे फोन पे कि हमारे बच्चों से बोले कि तुम्हारे पापा की ज़्यादा तबीयत खराब है और लोहिया अस्पताल में एडमिट है इमरजेंसी में, और मेरी मम्मी से बात करके मेरी मम्मी को जल्दी भेजो। तो तत्काल हम लोग वहाँ पहुँचे तो हमको वहाँ डेड बॉडी मिली। हाँ। माता जी, एक सीसीटीवी फुटेज आया है जिसमें मोहित जमीन पर लेटे हुए और एक शख्स उनका पीठ सहला रहा था, वो कौन है, क्या हुआ था? मेरा बेटा था बड़ा वाला, बड़ा। अच्छा, दोनों बेटों को उठा? दोनों बेटों को। बेटा मैं छुड़ाने गया, उसको भी बंद कर दिया। पहले मोहित को उठाया और मोहित को छुड़ाने के लिए जब बड़ा भाई पहुंचा तो उसको भी लॉकअप में बंद कर दिया? उसको बंद कर दिया, उसको बंद। कैसे मौत हुई? मौत को लेकर क्या कहा जा रहा है? हाँ अब मौत क्या बताएं, हम तो देखे नहीं, मौत का क्या बताएं।
हम लोग नहीं वहाँ थे। ये कहे बोले कि मतलब सीरियस है, इमरजेंसी में जाओ। तो हम दोनों जने देवर जेठानी तुरंत जैसे बैठे थे उसी कपड़े में वैसे गए, वहाँ ढूंढते मतलब दिखे नहीं हमको, कोई नहीं अच्छा, ये बताया। बताया जा रहा है कि पानी मांगते रहे, पुलिस वाले आए, देखे, मदद नहीं की। हाँ पानी तो मांगे, पानी मांगे, बड़ा बेटा कहा पानी दे दो, नहीं दिए, पानी नहीं दिए, मेरे बेटे को पानी नहीं दिए। आपकी बेटी की तबीयत खराब थी, वो तड़प रहा था, पानी मांगा गया, पानी भी पानी नहीं दिए, बड़ा क्या बेटा बोला पुलिस वालों ने? पानी दिया नहीं। हाँ पानी नहीं हमको दिया। घबराहट हो रही है, हमको बाहर निकालो। हाँ हमको बाहर, तो उनकी बात ही नहीं सुनी। उन्होंने शिकायत की थी कि घबराहट हो रही है। हाँ साहब हमको घबराहट हो रही है तो बाहर निकाल दो। ऐसे हमने थोड़ी कोई बात की है, तो बात सुनी ही नहीं, वो अपना जिद करके अपने। हाँ मारपीट भी की गई थी क्या मोहित के साथ? उनसे नहीं कुछ हुआ है। नहीं, पुलिस वालों ने क्या मारपीट पिटाई भी? ये नहीं पता ना, वो जान सकते। बेटा तो बाद गया है ना, बड़ा वाला बेटा तो बाद गया, पहले छोटा गया, बाद गया बेटा। वो कहा जाने मार पीट हुई, कहा हुई, जब साथ आए। किस आरोप में उठाया था, कौन सा अपराध उन्होंने किया था? अपराध कुछ नहीं किया, बस वही पैसा मारे 500 रुपए। कितने की? 500 रुपए की 500 रुपए का विवाद था। तो इनके बड़े वाले भाई से बातचीत हुई थी, इनसे नहीं हुई थी। वो बोले कि हम 500 रुपए, वो बोला कि नहीं दिए, ये बोले दे दिए। तो बोले ठीक नहीं दिए तो घर पे आओ दे देंगे। घर पे तो बातचीत थोड़ी बहुत हुई। फिर ये बड़े वाले भाई ने चुप रहो, बड़े वाले भाई ने छोटे वाले भाई के पास फ़ोन किया कि घर पे आओ, तो वो भी आ गए। फिर उसने पुलिस को बुला लिया, आदेश ने। फिर उसके बाद आदेश के बाद तभी फिर यहीं वो दोनों लोग बुला लिए, तो उसके बाद दोनों लोगों को ले जाके बंद कर दिया। तो आप समझ सकते हैं, एक बार देखिएगा जरा, एक बार मैं अपने कैमरे पर्सन से कहूंगा, ये वो पूरा परिवार है, ये पत्नी है, ये 3 छोटे बच्चे हैं मोहित पांडे के, जिनका जीवन यापन का जरिया करने का इकलौता साधन मोहित पांडे थे। स्कूल में जो ड्रेसेस सप्लाई करते थे, और अब उनकी मौत के बाद आप सोचिए, इन बच्चों के सर से पिता का साया चला गया है, मां बेबस है, पत्नी रो रही है, परिवार परेशान है कि अब आगे की जिंदगी कैसे कटेगी। हालांकि इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई है और उन्होंने पूरी मदद का भरोसा दिया है। पापा कहाँ गए, कुछ बताया गया आपको? जी पापा की याद विपिन आपके पास वापस लौटेंगे। मोहित पांडे के परिवार से विपिन बातचीत कर रहे हैं, और परिवार बेसुध है, बेबसी है परिवार की। सीएम से भी मुलाकात हुई है और अब आस है न्याय मिलने की। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया विपिन आपका जानकारी देने के लिए। और दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में एसएचओ को पिता पुत्र ने पीट दिया। घटना दिल्ली के बाटला हाउस इलाके की है। आरोपी रियाजुद्दीन आसिफ गिरफ्तार किए गए हैं। तेज आवाज बुलेट की दरअसल जांच कर रहे थे एसएचओ, और फिर उसके बाद एसएचओ को ही पीट दिया। एसएचओ को अस्पताल में भर्ती कराया गया, इतने घायल हो गए, फिर उसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं कि हुआ क्या था। इस वीडियो को देखिए, बीच सड़क पर एसएचओ के साथ बहस होती है पहले अपराधियों की, और फिर हाथापाई शुरू हो जाती है। पिता पुत्र ने मिलकर एसएचओ की पिटाई कर दी। वहीं पर सरेरा रात करीब 8:45 की ये घटना है। एसएचओ नरपाल सिंह गश्ती दल के साथ जामिया नगर के बाटला हाउस पहुंचे थे, गश्त कर रहे थे। यहां उनका ध्यान एक बाइक की तरफ गया जो कब्रिस्तान चौक से जाकिर नगर बाजार की ओर जा रही थी और काफी तेज आवाज कर रही थी। ये बाइक काफी तेज आवाज कर रही थी, तो रोका गया उनकी तरफ से। उन्होंने स्टाफ को जांच के लिए मोटरसाइकिल को रोकने के निर्देश दिए, जिसके बाद आसिफ और उसके पिता ने इस घटना को अंजाम दिया। एसएचओ को पीटना शुरू कर दिया और भागना शुरू कर दिया, पहले तो मौके से, फिर उसके बाद पीटना शुरू किया। सरेराह इस तरह पुलिसकर्मी को पीटा गया। और आइए अब आपको 2 तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं, कैसे बीच सड़क पर इस घटना को अंजाम दिया गया। तस्वीरें देखिए जिसमें आप देख रहे हैं बीच सड़क पर पहले बहस होती है पुलिसकर्मी से। पुलिस की गाड़ी है वो भी यहाँ पर मौजूद है, लोग भी हैं, बड़ी तादाद में भीड़ भी है, और पुलिस के साथ बहस होती है। उसके बाद आप देख रहे हैं एसएचओ को फिर एसएचओ पर हाथ इस तरह से लगाया गया, और फिर उसके बाद हाथ छोड़ा गया एसएचओ का और उसको पीटना शुरू कर दिया। और पिता पुत्र पर यह आरोप है कि उन्होंने पुलिसकर्मी को पीटा है। दिल्ली से हमारे साथ जितेंद्र शर्मा और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, अभी क्या बताया जा रहा है, जो एसएचओ है उनकी हालत कैसी है, और इस मामले में पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है?
जी बिल्कुल निधि, देखिए कल रात की ये घटना है। जामिया नगर एसएचओ उस वक्त मार्केट के अंदर मौजूद थे। दरअसल फेस्टिव सीजन है जिसको लेकर बाकायदा चेकिंग चल रही है, पेट्रोलिंग चल रही है और उसी दौरान पुलिस कर्मियों की नजर जो आसिफ है उसकी बाइक पर पड़ी, जो कि काफी तेज आवाज में बुलेट पर जा रहा था और उसी दौरान उसने बुलेट का जो साइलेंसर है उससे आवाजें भी निकल रही थी, जिसको लेकर बाकायदा जो आसपास लोग मौजूद थे उनको काफी डिस्टर्बेंस हो रहा था। जिसके बाद एसएचओ ने इशारा करा वहां मौजूद स्टाफ को उस बाइक को रोकने के लिए। जब बाइक को रोका गया तो उसके बाद आसिफ की बाइक को जैसे ही पुलिस जब्त करने लगी, तुरंत आसिफ ने अपने पिता रियाजुद्दीन को फोन करा। रियाजुद्दीन मौके पर पहुंचे और उसके बाद पिता पुत्र ने तुरंत एसएचओ के साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। एसएचओ ने जब उनको रोकने की कोशिश की तो तुरंत रियाजुद्दीन ने एसएचओ के हाथ पकड़े और उनका जो बेटा था आसिफ उसने एसएचओ के मुंह पर तुरंत मुक्का जड़ा, जिसके बाद घायल एसएचओ को नजदीक के अस्पताल ले जाया गया, होली फैमिली, जहां पर उन्हें फर्स्ट एड देने के बाद फिलहाल छुट्टी दे दी गई है। तो फिलहाल जो एसएचओ है वो अभी रेस्ट पर है। इसके अलावा काफी चोटें उनके चेहरे पर आई है। जो आसिफ और उसके पिता है रियाजुद्दीन, उनको मौके पर ही मौजूद पुलिस कर्मियों ने तुरंत दबोच लिया था, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। जी बिल्कुल, बड़ी जानकारी दे रहे हैं जितेंद्र, हमारे साथ बने हुए हैं। दिल्ली की ये बड़ी वारदात सामने आई जहां पर पुलिस वालों पर ही हमला हो जाता है और ये पिता पुत्र पर आरोप है। फिलहाल एसएचओ की हालत ठीक है। एक और दिल्ली से खबर है। दिल्ली के रानी बाग में बिजनेसमैन के घर पर फायरिंग हुई है। 2 मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने फायरिंग कर दी है। घर के बाहर करीब 6 से 7 राउंड फायरिंग की गई। बम्बिया गैंग ने बिजनेसमैन के घर पर फायरिंग किए, ये आरोप है। लॉरेंस बिश्नोई का विरोधी माना जाता है बम्बिया गैंग, और अब जानकारी मिल रही है कि इस गैंग के गुर्गों की ओर से इस तरह से फायरिंग की गई। 6 से 7 राउंड फायरिंग हुई है। तो एक बिजनेसमैन को टारगेट किया गया बम्बिया गैंग की ओर से। पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खौफ लगातार पसरा हुआ है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीर लॉरेंस गैंग के सरगना लॉरेंस बिश्नोई की है, जिसका पहले से दिल्ली में खौफ है, दहशत है। तो वहीं दूसरी तस्वीर बम्बिया गैंग के सरगना दविंदर बम्बिया की है, जिसके गैंग ने दिल्ली के रानी बाग में एक बिजनेसमैन के घर पर फायरिंग की है। और जो फायरिंग की घटना हुई है इस पर और क्या डिटेल मिल रही है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस की कहां तक पहुंची है। दिल्ली से हमारे साथ जितेंद्र शर्मा लगातार लाइव हैं। जितेंद्र, इस केस में बिजनेसमैन के घर के फायरिंग के केस में क्या कुछ जानकारी डिटेल में मिल पाई है पुलिस वालों के जरिए? इन्वेस्टिगेट कहां तक पहुंचा? जी बिल्कुल, देखिए जो बिजनेसमैन है शारदा निकेतन में रहते हैं रानी बाग में, और कल रात को अचानक से काले कपड़ों में 2 बाइक पर सवार लड़के इनके घर पहुंचते हैं और घर के ठीक बाहर 6 से 7 राउंड फायरिंग की जाती है और उसके बाद मौके पर एक पर्ची छोड़ी जाती है। ये धमकी भरी पर्ची कौशल चौधरी और पवन शौकीन के नाम से दी गई है। कौशल चौधरी दरअसल बम्बिया गैंग का एक खूंखार गैंगस्टर है, जो कि हरियाणा और इसके अलावा जो एनसीआर का इलाका है वहां पर ऑपरेट करता है, और बम्बिया गैंग की तरफ से करोड़ों की इसमें फिरौती मांगी गई है जान बख्शने की एवज में। तो फिलहाल इस वारदात के बाद से पुलिस लगातार उन दोनों बाइकर्स को तलाश करने की कोशिश कर रही है, उनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। आसपास जितने भी इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उन सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपियों को ट्रैक करने की फिलहाल कवायद दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही है। और यह कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी बम्बिया गैंग की तरफ से दिल्ली के अलग अलग कारोबारियों को अलग अलग इलाकों में इस तरीके की धमकी, पहले फायरिंग और उसके बाद पर्ची छोड़े जाने की मौके पर इस तरीके से कई बार धमकियां मिल चुकी हैं। जी शुक्रिया आपका जितेंद्र जानकारी देने के लिए। तो दिल्ली में इस तरह से खौफ एक बार फिर से पसर रहा है और अब बम्बिया गैंग की एंट्री हो गई है और बताया जा रहा है इस केस में 2 आरोपी हैं जिन्हें ट्रैक किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, जनगणना से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। जनगणना को लेकर सरकारी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि अगले साल से शुरू होगी जनगणना, सेंसस शुरू किया जाएगा। 2025 से शुरू होकर 2026 तक जनगणना चलेगी। जनगणना में धर्म और वर्ग पूछा जाता है। इस बार लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि वे किस संप्रदाय के अनुयायी हैं, यानी धर्म वर्ग के साथ संप्रदाय के आधार पर भी सेंसस कराए जाने की मांग पर सरकार विचार कर रही है। जनगणना के बाद लोकसभा सीटों का परिसीमन फिर होगा और डिलिमिटेशन परिसीमन प्रक्रिया 2028 तक पूरी होने की फिर संभावना है। फिर 2021 में होनी थी जनगणना, लेकिन कोविड महामारी के कारण इसे टालनी पड़ी थी और अब ये मौका है जब देश में जनगणना कराई जाएगी। तो आइए इस बार विस्तार से समझते हैं कि जनगणना को लेकर क्या कुछ खबर है और इस बार क्या खास बात रहेगी। सेंसस को लेकर जनगणना अगले साल से शुरू होगी, ये जानकारी मिल रही है। 2026 तक चलेगी। जनगणना में पहले धर्म और वर्ग से जुड़े सवाल पूछे जाते थे, अब
संप्रदाय का भी कॉलम संभव है। कोविड की वजह से आपको बता दें 2021 में ये संभव नहीं हो पाई, जनगणना कराई जानी थी लेकिन कोविड चल रहा था, 21 में संभव नहीं हो पाई। हर 10 साल में होने वाली जनगणना अगले साल के बाद 2035 में होगी। जनगणना के बाद लोकसभा सीटों का परिसीमन होगा और जो 2028 तक चलेगा। तो ये जनगणना के बारे में डिटेल्स मिल रही है, ABCD इसकी हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद परिसीमन की कार्यवाही, जिसे डिलिमिटेशन कहा जाता है, जिसमें डेमोग्राफी के आधार पर यह तय होता है, उसके बाद वो कराया जाएगा। पहले सेंसस होगा। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि पिछली बार जब 2011 में देश में जनगणना हुई थी, सेंसस हुआ था, तो उसके क्या आंकड़े थे। साल 2011 के जनगणना के मुताबिक देश की कुल आबादी आपको बता दें 121 करोड़ थी, जिसमें 61 करोड़ से ज्यादा पुरुषों की आबादी थी, जबकि महिलाओं की संख्या 59 करोड़ थी। साल 2001 से 2011 के बीच 10 सालों में देश की जनसंख्या 18 करोड़ बढ़ गई। तो ये देखिए इजाफा हुआ, 18 करोड़ बढ़ गई इस पूरे दरमियान। अब आपको बताते हैं कि जनगणना से क्या पता चलेगा, क्या हासिल होगा। जनगणना से पता चलेगा कि किस जाति की कितनी आबादी है, सरकारी नौकरी में किसकी कितनी हिस्सेदारी है, निजी कारोबार में कितने लोग हैं, किस वर्ग में शिक्षा का क्या स्तर है और जमीन जायदाद में किसकी कितनी हिस्सेदारी है। और दिल्ली से हमारे साथ आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त जुड़ रहे हैं। आनंद, बहुत महत्वपूर्ण फैसला है, अब जनगणना होगी। जो 10 साल के आंकड़े इससे पहले सामने आए थे उसमें जनसंख्या में इजाफा देखने को मिला था, लेकिन अब एक बहुत खास बात है कि इस बारे में एक कॉलम भी रखा गया है जो इसमें ये बताने की कोशिश होगी कि कैसे इसमें जानकारी मिल रही है, धर्म के आधार पर भी जो जानकारी मिल रही है वो भी कॉलम होगा। क्या ऐसा है? जी देखिए, जनगणना जो है बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है, लगभग साल भर तक ये चलती है। तो ये जनगणना जो अगले साल यानी कि 2025 से शुरू होगी और 1 साल तक चलेगी, 2026 तक की जनगणना होगी। और बहुत सारे ऐसे संप्रदाय हैं, जैसे कि कर्नाटक की अगर हम बात करें तो वहाँ तो लिंगायत है, वोकालिका है, उनका ये कहना है कि हम हिंदू हैं ठीक है, लेकिन साथ में आप हमारे संप्रदाय को भी जब जनगणना करते हैं तो उसको भी मेंशन करिए। ऐसे में बहुत सारे SC वर्ग के लोगों ने सरकार से ये मांग की है कि आप SC के साथ साथ वो किस संप्रदाय के आते हैं, जैसे कोई रविदासी हैं या फिर दूसरे हैं, वो उसको भी उनकी जात के साथ, उनके नाम के साथ मेंशन किया जाए, उनकी संख्या के साथ मेंशन किया जाए। तो इस पर सरकार को कॉल लेना है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि अगले साल जो जनगणना शुरू होगी, लगभग साल भर का ये बड़ी एक्सरसाइज है। सरकार ने इसके लिए जो पैसे थे वो भी आवंटित कर दिए। ऑनलाइन होगी, यानी कि आपको अपनी डिटेल पहले भरनी पड़ेगी, फिर उसको वेरीफाई किया जाएगा। सरकार के जो अधिकारी है, कर्मचारी है, जो इस पूरी जनगणना के प्रोसेस में लगेंगे, वो इसको वेरीफाई करेंगे और उसके बाद परिसीमन का काम शुरू होगा, जो कि लगभग 2 साल तक चलेगा। यानी कि जो नई जनसंख्या के आंकड़े आएंगे उसके हिसाब से क्या लोकसभा की सीटें बढ़नी है, क्या राज्यों में जो विधानसभा की सीटें अलग अलग वो भी बढ़नी है, उसके आधार पर उसको तय किया जाएगा, उसको बढ़ाया जाएगा। और साथ ही साथ अगर SC की संख्या ज़्यादा मिली, ST की संख्या ज़्यादा मिली, तो अभी राज्य में या लोकसभा के स्तर पर जो SC ST के लिए सीटें रिजर्व है उनको भी बढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ 2029 का जो लोकसभा चुनाव होगा, यानी कि जो अगला लोकसभा का चुनाव होगा, उसमें सरकार ने कहा है कि महिला आरक्षण बिल, जो कि लोकसभा और राज्यसभा से पास हो चुका है, राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है, तो महिला आरक्षण भी लागू किया जाएगा। तो इस परिसीमन के बाद ये भी तय हो जाएगा कि लोकसभा में और राज्यों की विधानसभा में, प्रत्येक विधानसभा में, प्रत्येक जो राज्य की विधानसभा में कितनी कितनी सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी और लोकसभा की कितनी सीटें आरक्षित रहेंगी। यानी कि 2029 के लोकसभा चुनाव के पहले सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और ऐसे में सरकार का ये कहना है कि जो जाति जनगणना की बात एक बड़े विपक्ष का वर्ग कर रहा है, लगातार इसको लेकर राजनीति भी हो रही है, उसको लेकर सरकार ने अभी मन नहीं बनाया है और अगले साल से जनगणना शुरू होगी। डिले करने के पीछे जो एक वजह ये भी बताई जा रही है कि संभावना इस बात की भी है कि चूंकि अगले साल बिहार के चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में अगर उसके पहले इस जनसंख्या काम कंप्लीट होता है और जाति जनगणना नहीं कराई जाती है तो बिहार चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। तो जाहिर तौर पर सरकार कहीं ना कहीं इस राजनीति से बचना चाहती थी, इसलिए अब इसको अगले साल किया जाएगा। और जो जनसंख्या का साइकिल है, यानी कि चक्र है, पहले 2001 में हुआ, 2011 में हुआ, 2021 में होने वाला था, यानी कि 10 साल बाद अभी भी होगा। लेकिन अब चूंकि अगले साल 2025 में होने वाला है, तो उसके बाद 10 साल बाद जो होगा वो 35 में होगा, फिर 45 में होगा। तो आनंद, ABCD पूरा बता दिया आनंद ने कि जनसंख्या जो होगी, जिसकी गणना होगी, जनगणना होगी, इसको लेकर क्या कुछ डिटेल्स मिल रही है और आगे और फॉर्मेट तय होगा कि क्या संप्रदाय के मुताबिक जो मांग की जा रही है क्या उस पर जानकारी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद आपका जानकारी देने के लिए।
के लिए। और पटना से इस वक्त महत्वपूर्ण खबर आ रही है, सीएम आवास के बाहर जबरदस्त हंगामा हो रहा है। सीएम आवास के गेट पर केरोसिन लेकर एक शख्स पहुंच गया। सीएम आवास के गेट के बाहर आगजनी की कोशिश तक की गई है। तो बिहार से बड़ी खबर मिल रही है, सीएम आवास के गेट पर एक व्यक्ति, एक शख्स केरोसिन लेकर पहुंच गया। आगजनी की कोशिश करने की आगे बढ़ रहा था, कोशिश कर रहा था और फिर उसके बाद इस मामले को कंट्रोल कराया गया। सीएम आवास के बाहर बहुत ज्यादा हंगामा हो रहा है, जो इस वक्त जानकारी हमें मिल रही है। ये देखिए तस्वीरें आ चुकी हैं, देखिए पुलिस कैसे कंट्रोल करा रही है। और ये केरोसिन लेकर पहुंचा था एक शख्स, उसके बाद पुलिस की ओर से इस तरह से बुझाई गई है, आग को बुझाया गया है और उसको हिरासत में लिया गया है। जो शख्स लेकर पहुंचा था, काफी हंगामा होने लगा और नियंत्रण में कराने की पूरी कोशिश की है पुलिस ने। और रुपेश हमें और ज्यादा जानकारी के साथ ज्वाइन कर चुके हैं पटना से। रुपेश, क्या हुआ था, क्या जानकारी मिल रही है इस शख्स के बारे में? देखिए, दानापुर का एक शख्स है और जिसे पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और वो उसका आरोप ये है कि दानापुर इलाके में एक बीजेपी के नेता ने उसकी गाड़ी से कुचलकर उसकी मां की मौत हो गई थी और उस मामले में पुलिस कुछ नहीं कर रही है। और इसी बात से खफा होकर सबसे आश्चर्य की बात है, जरा एक बार दृश्य आप देखिए कि मुख्यमंत्री आवास के बाहर, चूंकि यहाँ पर एनडीए की बैठक चल रही है, बिहार सरकार के तमाम मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं, मुख्यमंत्री खुद हैं, कई केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं यहाँ पर, लिहाजा सुरक्षा के जो रोज़ इंतजाम रहते हैं उससे कई गुना तगड़े इंतजाम यहाँ पर किए हुए हैं। बावजूद इसके कैसे एक शख्स अपनी गाड़ी में नीतीश कुमार का पुतला, गाड़ी में केरोसिन ऑयल, माचिस लेकर के, और ठीक जहां मैं खड़ा हूं यहां से 5 कदम आगे वो व्यक्ति पहुंच जाता है और पुतले में आग तक लगा देता है। आग लगाने के बाद वो नारेबाजी करने लगता है और उसके बाद यहां पर जो ये व्यवस्था है, पूरी व्यवस्था यहां पर देखिए, कई लेयर की व्यवस्था यहां पे पहले से रहती है, लेकिन जब यहां पर बैठक है और बैठक को लेकर के अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था यहां पर लगाई गई है। और ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि ये अति जो सुरक्षित क्षेत्र है, धारा 144 अक्सर लगी रहती है और ऐसे में जब यहाँ पर बैठक रोक रही हूँ, पता है। जी रुपेश, मैं आपके पास लौट रही हूँ, रोक रही हूँ आपको। आप ही की एक रिपोर्ट है, जिस वक्त ये हंगामा हो रहा था उस वक्त आपने जो रिपोर्ट भेजी वो दर्शकों को दिखा देते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास के बाहर एक व्यक्ति ने आग लगा दी है। देखिए ये क्या हुआ। पटना पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। दानापुर हार के पुणे में मेरी माँ के ऊपर गाड़ी चढ़ा के मार दिया गया बीजेपी के नेता के द्वारा। और दानापुर थाना प्रभारी, सिटी एसपी, एसएसपी सबको मैंने मेल करके और सब काम कर दिया, किसी ने कुछ नहीं किया। ये मुख्यमंत्री आवास है, मुख्यमंत्री आवास धुआं धुआं, गीला कंबल यहाँ पे लाया गया है और एक पुतला लेकर के, और ठीक मुख्यमंत्री आवास के सामने ये मुख्यमंत्री आवास, जहाँ पर यहाँ पर कई केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, कई सांसद, विधायक, पूरे एनडीए की बैठक है, यानी पूरे जो सत्ताधारी पार्टी के तमाम बड़े नेता हैं। और वहाँ तक यह व्यक्ति, ये पूरा, ये देखिए केरोसिन ऑयल से लेकर के और वो पुतला, और खुद यहाँ तक कैसे चला आया था। और यहाँ पर ना सिर्फ वो पहुँच गया था बल्कि यहाँ पर उसने आग भी लगा दी। सामने देखिए उसको पकड़ करके और पटना पुलिस गाड़ी में डालकर उसको यहाँ से गिरफ्तार कर ले जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, इतनी चाक चौबंद व्यवस्था, जहाँ पर ना सिर्फ मुख्यमंत्री आवास के ठीक सामने, और वो भी उस वक्त जब बैठक चल रही है, और आनंद फानंद में उसे लेकर के और जो एसडीपीओ हैं उनकी गाड़ी में बिठाया गया और यहाँ पर उसने आग लगाने की कोशिश की, उसे गिरफ्तार किया गया। धुआं धुआं, आग उसने कैसे जला भी दी। और वो आग लगाने के बाद यहाँ पर पुलिस का ध्यान इधर उसकी तरफ गया। सवाल ये उठते हैं कि इतना सेंसिटिव जोन है, उसके बाद भी सीएम आवास के बाहर ऐसे कैसे आग लग गई। रुपेश हमारे साथ लगातार बने हुए। एक और महत्वपूर्ण खबर बिहार से ये, सीएम नीतीश कुमार की एनडीए नेताओं के साथ बैठक पटना में नीतीश कुमार के आवास पर ये बैठक चल रही है। अगले साल दरअसल विधानसभा चुनाव है बिहार में और इसी को लेकर मंथन हो रहा है। देखिए तस्वीरें आ गई हैं, 4 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होने हैं और उसको लेकर भी रणनीति बनाई जा रही है। बैठक में सभी विधायक, केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं और मीटिंग में शामिल होने पहुंचे एनडीए के अलग अलग नेताओं ने बैठक से पहले क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री सबको बुला के बैठाते रहते हैं, विकास के कार्यों पर समीक्षा होता है, वही है। 2025 में 220 प्लस सीटें जीतनी है हम लोगों को और बिहार उसके लिए तैयार है। 13 करोड़ बिहारी तैयार है। हम लोगों को कैसे मेहनत करनी इस पे बात। अच्छा, ये चुनाव का आने वाला समय है तो 25 की तैयारी को लेकर के आपस में समन्वय होना चाहिए, आपस में बैठक तो होना ही चाहिए। उपचुनाव को लेकर सब आपस में मिल करके माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन लेंगे। 2025 में जो चुनाव है उसको लेकर लक्ष्य की जाहिर बात है, एनडीए की बैठक में चुनाव भी एक एजेंडा, लेकिन उससे बड़ा एजेंडा बिहार का विकास है। और रुपेश हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। रुपेश, इस बैठक से अब तक क्या निकल कर आया है?
देखिए, जैसे बीजेपी ने चुनाव के वक्त, लोकसभा चुनाव के वक्त ये नारा दिया था कि अब की बार 400 पार, उसी तरह से यहाँ पे नारा दिया गया है कि 2025 में 225, यानी कि यहाँ पर 225 सीटें एनडीए जीतेगी और उसी के लक्ष्य को लेकर के एक बड़ी बैठक यहाँ पे की जा रही है। हालांकि 4 सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं, लेकिन वो एनडीए के लिए कोई बहुत मायने नहीं रखती है, क्योंकि उसमें से मात्र एक सीट जो जीतन राम मांझी की है वो पहले से एनडीए के पास थी, 3 सीटें आरजेडी की हैं। लेकिन ये जो बैठक है, चूँकि इसमें तमाम विधायकों को, जो एनडीए के तमाम घटक दल हैं, तमाम, मैं पशुपति पारस को माइनस करके कह रहा हूं, उसके बारे में मैं भी बताता हूं, लेकिन फिलहाल एनडीए के जो तमाम घटक दल हैं, उन सभी घटक दलों के जो विधायक हैं, सांसद हैं, बीजेपी के जो, या फिर घटक दलों के जो केंद्रीय मंत्री हैं, हालांकि उसमें चिराग पासवान और जीतन राम मांझी नहीं आए हैं, लेकिन उनके प्रतिनिधि यहाँ पे पहुंचे हैं। कई केंद्रीय मंत्री यहाँ पे मौजूद हैं, सभी सांसदों और बिहार सरकार के जितने मंत्री हैं और विधायक, सांसद, एमएलसीज और जो बड़े पार्टी पदाधिकारी हैं, उन सबको यहाँ पे बिठाया गया है और एक बृहद मंथन चल रही है। 2025 के पहले कई बार ये सवाल भी खड़ा हुआ कि चुनाव सर पे है और एनडीए का जो समन्वय है बिहार में, वो समन्वय ठीक नहीं हो पा रहा है। एनडीए का स्वरूप को लेकर भी चर्चा हो रही है। पशुपति कुमार पारस की पार्टी जो है उसको बुलावा भी नहीं दिया गया है और पशुपति कुमार पारस के जो पार्टी के नेता हैं, उनका कहना है कि हम अभी एक आपात बैठक करेंगे। क्या एनडीए ने क्या मान लिया है कि पशुपति पारस अब एनडीए के हिस्सा नहीं है? जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान उनको एक भी सीटें नहीं दी गई, उसके बाद से ही ये कुछ कवायद चल रही है, लेकिन वो एनडीए के हिस्सा हैं कि नहीं हैं, और ये आज जाकर के एक तरह संकेतों में कहें, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी को बुलावा दिया गया है, लेकिन उनके चचा पशुपति पारस की पार्टी को बुलावा भी नहीं दिया गया है। उनकी पार्टी के जो बड़े नेता हैं चंदन कुशवाहा, उन्होंने स्पष्ट जानकारी दी है कि उनको कोई सूचना नहीं है, उनको कोई बुलावा नहीं है, लिहाजा अगर यहाँ पे एनडीए की बैठक चल रही है तो इसके समानांतर वो अपनी एक आपात बैठक करेंगे और वो निर्णय ले सकते हैं। जी रूपेश, लेकिन जिन पार्टियों के नेता यहाँ पर मौजूद हैं, रूपेश हम तक पहुँचा रहे हैं कि जो पूरी बिहार इकाई है, दोनों, रूपेश आप बड़ी जानकारी पहुँचा रहे हैं हम तक कि किस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव है 2025 में, लेकिन उससे पहले ये एक मंथन की एनडीए में समन्वय स्थापित करने की एक तरह से कोशिश है, जो कि बिहार में समन्वय कम नजर आ रहा था। आप बने रहिए हमारे साथ, एक और बड़ी खबर है उसके बाद मैं आपके पास डिटेल में जानकारी लेती हूँ। और सांसद पप्पू यादव को लेकर जो खबर मिल रही है, लॉरेंस गैंग ने धमकी दे दी है पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी दी गई है। पप्पू यादव की टीम ने धमकी देने का दावा किया है। सलमान खान के मुद्दे पर पप्पू यादव को दूर रहने की धमकी दी गई है। पप्पू यादव की तरफ से ऑडियो क्लिप जारी किया गया है। आपको बता दें कि हाल ही में पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को 2 कौड़ी का गुंडा बताया था और अब पप्पू यादव को ही धमकी आ गई है। और रूपेश हमें और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। रूपेश, क्या कुछ जानकारी मिली है? पप्पू यादव की तरफ से एक ऑडियो क्लिप जारी की गई है और लॉरेंस गैंग की तरफ से धमकी दी गई है। देखिए, ये दावा किया गया है, पप्पू यादव की टीम के द्वारा ये दावा किया गया है कि यूएई के एक नंबर से उनको फ़ोन आया था और उस फ़ोन का जो ऑडियो क्लिप है वो कई टुकड़ों में करके वो सेव भी किया गया है और मीडिया को मुहैया कराया गया है। उसमें कई धमकी भरी बातें उसमें हैं, लेकिन इसके अलावा एक पोस्ट भी एक मयंक सिंह नाम के व्यक्ति ने एक पोस्ट किया है, जिसमें कहा है कि पप्पू यादव, तुम इधर उधर की बिश्नोई भाई के बारे में तुम ज़्यादा बातें नहीं करो, वरना तुम रेस्ट इन पीस कर दिए जाओगे, शांत रहो वरना तुम शांत कर दिए जाओगे। इस तरह की उन्होंने पोस्ट करके धमकी दी है। लेकिन यूएई के नंबर से जो फ़ोन कॉल आया था, पप्पू यादव के मोबाइल नंबर पर फ़ोन आया था और उस मोबाइल पर जो वार्तालाप हुई है दोनों के बीच, वो वार्तालाप को सेव करके और दिया गया है पप्पू यादव की टीम के द्वारा। और ये कहा जा रहा है कि पप्पू यादव ने जिस तरीके से पहले कहा था कि 2 कौड़ी के गुंडा है लॉरेंस बिश्नोई, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, और वो आनन फानन में उसके बाद से चले गए थे मुंबई। उन्होंने बाबा सिद्दीकी के बेटे से वहाँ पर मुलाकात की थी और वहीं से उन्होंने सलमान खान से काफ़ी देर तक उन्होंने बातचीत की थी। कुल मिलाकर के पप्पू यादव ने जो पिछले दिनों चाहे वो जो बयान दिया या फिर उनका जो एक्शन था, वो मुंबई चले गए, सलमान खान से वार्तालाप, बाबा सिद्दीकी के बेटे से मुलाकात, और उसके बाद से कहीं ना कहीं अब ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही ये धमकी दी है या फिर मयंक सिंह कौन है, क्या मयंक सिंह वाकई लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से जुड़ा हुआ है, या फिर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर कई तरह की धमकियां जो पिछले दिनों जैसे ही लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया और वो नाम चर्चा में आया पूरे देश भर में, कई तरह की धमकियां, सलमान खान को धमकी और उनसे रंगदारी मांगने के
आरोप में जमशेदपुर के मानगो इलाके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके मुंबई पुलिस पहुंची थी। जमशेदपुर से उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके ले जाया गया। उसी तरीके से पुलिस को भी ये पूरा ऑडियो क्लिप और वो जो पोस्ट है वो मुहैया कराया गया है। पुलिस ये जांच करेगी क्या वाकई उस गैंग के किसी व्यक्ति ने, एक्टिव मेंबर ने इनको धमकी दी है, या फिर ये जो पूरा प्रकरण चल रहा है इसमें कई ऐसे तत्व शामिल हो गए हैं जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर कहीं रंगदारी मांग रहे हैं, कहीं किसी को धमकी दे रहे हैं। तो क्या ये उसी का एक अगला हिस्सा है, या फिर वाकई पप्पू यादव ने जो बयान दिए थे, जो उनका एक्शन था, उस क्रिया की कुछ प्रतिक्रिया हुई है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए उनके लोगों ने इनको वाकई धमकी दी है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं रूपेश हमें, और आज पटना में जबरदस्त हलचल है। 3 बड़ी खबरें रूपेश हम तक पहुंचा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये, पप्पू यादव को जो धमकी आई है ऑडियो क्लिप के जरिए, जब जांच होगी इसकी तब पता लगेगा कि धमकी कहां से आई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रूपेश जानकारी देने के लिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव पर पूरी दुनिया की इस वक्त नजर है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 5 नवंबर को फाइनल वोटिंग से ठीक पहले ट्रंप ने बहुत बड़ा दांव चल दिया है। ट्रंप ने अपने स्टेज पर उन मुसलमानों को जगह दी जिनका वो हमेशा से विरोध करते थे। क्या अमेरिका के मुसलमान पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध की वजह से बाइडेन की पार्टी डेमोक्रेट से नाराज हैं? क्या बैटल ऑफ गाजा से तय होगा अमेरिका के राष्ट्रपति का भविष्य? क्या अमेरिकी चुनाव में हिंद मुसलमान का शोर सुनाई दे रहा है? देखिए सीधे वॉशिंगटन से खास रिपोर्ट। तारीख 26 अक्टूबर, जगह नोवी मिशिगन। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में पहली बार वो हुआ जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में पहली बार मिशिगन के स्टेज पर वो तस्वीरें दिखी जिसने अमेरिकी चुनाव में दिलचस्पी लेने वाले हर शख्स को चौंका दिया। ट्रंप के फैन से लेकर ट्रंप के विरोधी तक इन तस्वीरों को देखकर हैरान थे। ट्रंप एक एक कर उन लोगों से हाथ मिला रहे थे जिनका वो कभी खुलेआम विरोध करते थे। ट्रंप के स्टेज पर अरब मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर्स थे। कुछ ने पठानी सूट पहन रखा था तो कुछ लोग टोपी में नजर आए। ट्रंप उनसे ऐसे मिल रहे थे जैसे वो उन्हें वर्षों से जानते हो। और फिर ट्रंप ने जो कहा उसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। आप भी डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान सुनकर चौंक गए होंगे। ये वही ट्रंप हैं जिन्होंने साल 2017 में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर 7 मुस्लिम देशों के लोगों पर अमेरिका में घुसने पर 90 दिनों के लिए बैन लगा दिया था। यह बैन साल 2021 में तब हटा जब बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने। ये वही ट्रंप हैं जिन्होंने साल 2015 में मुसलमानों के अमेरिका में घुसने पर पूरी तरह से बैन की वकालत की थी। आप भी वो बयान सुनिए। और वही डोनाल्ड ट्रंप न सिर्फ मुसलमानों के साथ स्टेज शेयर कर रहे हैं बल्कि अमेरिका में मुसलमान होने की अहमियत भी समझा रहे हैं। अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप का ये दांव कमला हैरिस पर बहुत भारी पड़ सकता है। और इसके पीछे की वजह है पश्चिम एशिया में छिड़ा भीषण युद्ध। इजराइल में घुसकर हमास के हमले के बाद इजराइल ने पहले गाजा पर भीषण बमबारी की। हमास की पूरी लीडरशिप खत्म कर दी। फिर इजराइल ने बेरूत पर हमला कर हिजबुल्लाह के टॉप लीडर हसन नसरल्लाह को खत्म कर दिया। और अब इजराइल ईरान में घुसकर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक कर रहा है। और पश्चिम एशिया में छिड़े भीषण युद्ध का डायरेक्ट असर अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव पर पड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका के मुसलमानों में पश्चिम एशिया में छिड़े युद्ध को लेकर बेहद नाराजगी है। वो बाइडेन और कमला हैरिस से इस कदर नाराज हो गए हैं कि अब ट्रंप का समर्थन कर रहे हैं। तो इस तरह से पहलुओं से अमेरिकी चुनाव इस बार और ज्यादा दिलचस्प हो गए हैं।